नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर। और मैं हूँ सारिका सक्सेना और आप देख रहे हैं सारिका का शो। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ चंद लाइनें कविता की सुना रही हूँ। कश्मकश भरी जिंदगी में उम्मीदों की आस लिए बैठी हूँ। ऐ जिंदगी तेरी हर चुनौती का मैं तो जवाब लिए बैठी हूँ। बेफिक्र हूँ तेरी आँख बिचौली से, हौसले का दिल जज्बात लिए बैठी हूँ। मान तू लेगी इम्तिहान मेरा, मिलेगी कामयाबी ये ठान लिए बैठी हूँ। हर कदम पर बुनती है तू जाल नया, निकलेगी तू मुझे ये आस लिए बैठी हूँ। बदलता है यहाँ नजरिया दुनिया का, अपनों के साथ लिए बैठी हूँ। तेरी चट्टान सी मुसीबतों पे नई राह बनाते अरमान लिए बैठी हूँ। ना रूठे कभी मुझसे मेरे कभी, बस तुझसे आस लिए ये बैठी हूँ। ऐ जिंदगी तुझे हर चुनौती का मैं जवाब लिए बैठी हूँ। तो ये थी कविता युवा आयुर्वेदिक चिकित्सक और युवा साहित्यकार शुभ्रा वार्ष्णेय जी का। और शुभ्रा जी हमसे शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, कुछ है मुझसे। एक बहुत बहुत स्वागत करते हैं शुभ्रा जी का, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक और युवा साहित्यकार है। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी जी, धन्यवाद। शुभ्रा जी आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगी, लेकिन चाहूंगी कि आप एक कविता से पढ़कर यहाँ शुभारंभ करें कार्यक्रम का। जी धन्यवाद। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं अपने आप को परिभाषित करती हुई कहती हूँ, अंदाज अपने जीने का कुछ इस तरह मैंने रखा। अंदाज अपने जीने का कुछ इस तरह मैंने रखा, सजाकर फूल चमन में खुशियों के गम को करा खुद से जुदा। सजाकर फूल चमन में खुशियों के गम को करा खुद से जुदा। वो पढ़ रेखता हकीकत का, वो पढ़ रेखता हकीकत का, जो सीखी जिंदगानी जीनी, जो सीखी जिंदगानी जीनी। वक्त की धारा में बहकर, वक्त की धारा में बहकर हूँ हर फिक्र से अलहदा, हूँ हर फिक्र से अलहदा। बदलते दुनिया के रंग में, बदलते दुनिया के रंग में रहा गुलजार मेरा अंदाज, रहा गुलजार मेरा अंदाज। करे जब सब सलाम देख लिबास, कर जब सब सलाम देख लिबास, है तजलील पर मेरा शुक्रिया अदा। बदल जाते हैं रास्ते जरूर, बदल जाते हैं रास्ते जरूर, मंजिलें वहीं पर रुकती हैं, मंजिलें वहीं पर रुकती हैं। फकत हुआ अंदाज तब्दील, फकत हुआ अंदाज तब्दील। हूं मैं अभी साहसी परिंदा, हूं मैं अभी साहसी परिंदा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम, अगर वो शुभ्रा जी से कुछ भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न जरूर शुभ्रा जी तक पहुंचेंगे। तो शुभ्रा जी बातचीत का सिलसिला शुरू करें फिर हम आपसे। जी हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और साथ में एक साहित्यकार भी है। किस रूप में आप अपना परिचय देंगी यहाँ पर आज हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं कह सकती हूँ, मैं कर्म से चिकित्सक और दिल से लेखक हूँ। जी, क्या बात है। और अब चूंकि एक प्रोफेशनल राइटर की तरह भी काम कर रही हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कर्म से भी लेखक के रूप में परिवर्तित होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना समय बहुत ज्यादा लेखन पे देने लगी हूँ। तो मैं कह सकती हूँ जी, कर्म और उससे दिल, दोनों से ही लेखक हूँ मैं इस समय। बिल्कुल। बहुत अच्छी एक लाइन में आपने परिचय दिया है कि कर्म से चिकित्सक और दिल से लेखक हूँ। हिंदी साहित्य से आपका परिचय किस तरह हुआ? हिंदी साहित्य से परिचय देखिए, अगर कहा जाए तो विज्ञान वर्ग के इस छात्रा होने की वजह से 10th तक हिंदी का साथ रहा। लेकिन जी, हम लोगों के सिलेबस में गद्य भारती हुआ करती थी, और जी, उसमें सभी साहित्यकारों के एक छोटे छोटे कविताओं के, कहानियों के अंश हुआ करते थे। तो वो तो जी, एक पाठ्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन वो मेरी जी, जिंदगी का भी हिस्सा बनता गया, मुझे उसमें रुचि होती गई। फिर समय के जी, साथ मैं, अगर भले से अपने मूल विषय के साथ जुड़ी रही, लेकिन फिर भी मैंने साहित्य को नहीं छोड़ा।
मैं समय समय पर प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मन्नू भंडारी, इन सबके साहित्य को के टच में रही, और फिर जब मैं पढ़ती रही तो और साहित्य को जानती रही। जी। यही रहा साहित्य से जुड़ाव मेरा। बहुत बहुत अच्छी तरह आज एक साइंस स्टूडेंट होकर आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आपने बहुत सारी कहानी लिखी है, कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं, तो मुख्यतः आपको किस विधा में लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है और किसमें ज़्यादा आपने लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा? हाँ जी, कविताएं भी खूब लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं। फिलहाल गद्य ही, मतलब जो एक कहना चाहिए प्रोज, मैं कहानियों में ज्यादा समय लगाती हूँ। मुझे जो मेरा एक स्वाभाविक प्रवाह है, जो एक नेचुरल फ्लो है मेरा, वो गद्य है की तरफ चलता है। मैं कहानियां लिखना सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। कविताएं बिल्कुल। ऐसा होता है कि कभी भाव होते हैं, कभी मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, या सपोज हमें कोई विषय मिलता है तो उस पर उसका कविता का रूपांतरण हो जाता है, लेकिन मूलतः मुझे कहानी लिखना ही अच्छा लगता है। ओके। आपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, अच्छा ये नेहा शर्मा जी ने बोला है, सारिका जी और शुभ्रा जी नमस्कार। बिल्कुल, बहुत-बहुत नमस्कार आपको, नेहा शर्मा जी। तो शुभ्रा जी, आपने कविताएँ भी बहुत अच्छी लिखी है, जो अभी हमने आपकी पढ़ी कश्मकश, और गद्य में तो आपकी पकड़ है ही। एक सवाल है साहित्य से ही कि साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? कितनी आवश्यकता है आज हमारे समाज को साहित्य की? जी, बिल्कुल सही बात है। साहित्य समाज का दर्पण ही है। साहित्य असल में जो आस-पास के परिवेश में जो घटनाएँ हैं, उनका ताना-बाना ही तो है बुना हुआ। जो चल जी, रहा है, जो जो हमारे आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम जी, अपनी भाषा के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि आज का युवा है, या आज का कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जो जीवन जी रहा होता है, या जिस प्रकार अपनी मन स्थिति से गुजर रहा होता है, तो वो उसी प्रकार का पढ़ना पसंद करता है या देखना पसंद करता है। जैसे कि जी, मन अगर उदास होगा तो स्वभावतः दुखद कविताएँ बड़ी अच्छी लगती हैं, दुखद गाने बहुत जी, अच्छे लगते हैं सुनने। इसी प्रकार अगर जी, मन बहुत प्रसन्न होगा तो सकारात्मक बातें पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेरक बातें बिल्कुल। अच्छी लगती हैं। और साहित्य बिल्कुल दर्पण है समाज का। अगर हम ये देखें कि आज के युवा के लिए या एक आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अगर वो साहित्य से जुड़े रहेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हाँ, जीवन की वास्तविक परिभाषा क्या है? हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि साहित्य के सही कहा गया है, क्योंकि हमारा जो समाज में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वही हमारे साहित्य में भी नज़र आता है, और बहुत सारे लोग साहित्य से प्रेरणा भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा शुभ्रा जी। अभी मैं आपके उपन्यास और कहानियों पे नज़र डाल रही थी, तो मैंने देखा आपने ज़्यादातर स्त्री के ऊपर, स्त्री विमर्श के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप ज़्यादातर सामाजिक कहानियाँ लिखती हैं या आपको स्त्री विमर्श कहानियाँ, और कौन-कौन सी विधाएँ पे लिखी है? स्त्री विमर्श पे क्या लिखने का कारण है? ये बताइए हमें। मोस्टली हाँ, ये बात सही है। स्त्री विमर्श पर मेरी काफ़ी कहानियाँ हैं, जबकि मैंने जी, अपना जो पहला प्रतिलिपि पर ही लिखना शुरू करा था, धारावाहिक, जो मैंने एक धारावाहिक शुरू करा था, वो कन्यादान विद्यादान। तो वो मैंने जी, एक स्त्री विमर्श कहानी ही है मेरी सबसे पहली। उसमें जी, स्त्री की आज समाज में क्या भूमिका है, उसकी क्या अपेक्षाएँ हैं, वह समाज से क्या चाहती है और समाज को क्या दे सकती है। जी, वह स्वयं अपने प्रति क्या व्यवहार चाहती है और वो समाज के प्रति अपना क्या व्यवहार दे सकती है। इसी के इर्द-गिर्द मेरी सारी कहानियाँ लगभग घूमती हैं। मतलब एक जी, उसका संघर्ष होगा, या मैंने ये नहीं है कि मैंने स्त्री को हमेशा ये दिखाने का कोशिश करा है कि वो लाचार है या वो एक विक्टिम है। मैं ये दिखाती हूँ कि हाँ, स्त्री किस रूप में भी हो सकती है। जैसे कि मेरी कहानी परित्यक्ता है, उसमें मैंने जी, स्त्री का एक ग्रे शेड दिखाया है। उसमें ये दिखाया जी, है कि हाँ, नकारात्मक सोच अगर किसी स्त्री की हो तो वो अपने परिवार को किस दिशा में ले जा सकती है। मैं फिलहाल जी, में लिख रही हूँ चंद्रिका, तो चंद्रिका में भी यही है कि मैं एक स्त्री जो एक एक्ट्रेस है, वो एक ज़िंदगी में एक्ट्रेस होने के मायने क्या जानेगी कि एक नायिका असल में होती क्या है? क्या वाक़ई में चकाचौंध ग्लैमर की दुनिया में ही होना नायिका है, या जीवन को समझना नायिका है?
जी, यही मेरी एक प्रयास रहता है कि इसके और उसके अलावा मैं प्रेम कहानियां मैंने काफी लिखी हैं, सामाजिक कहानियां भी लिखी हैं। लेकिन जी, ये एक पाठकों का मेरा एक रुझान रहा है कि उन्हें मेरी लिखी हुई प्रेम कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। जी। अ, हमारे साथ ऋषा गुप्ता जी, नेहा शर्मा जी, अंकिता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, जो आपको देख रही हैं और आपकी बात की प्रशंसा भी सबने करी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि सब आपको देख रहे हैं और आपके जितने भी चाहने वाले हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है शुभ्रा जी को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी। आपको कौन-सी सबसे ज़्यादा कहानी पसंद है और क्यों पसंद है? अपनी लिखी हुई कहानियों में? मेरी लिखी हुई कहानी मुझे अपना लिखा हुआ धारावाहिक हजारों ख्वाहिशें ऐसी बहुत पसंद है। जैसे कहते हैं ओह! कि लिखते हुए आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो मुझे लिखते हुए हजारों ख्वाहिशें ऐसी लिखना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे मनोवैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है कि जी। एक पीड़ित व्यक्ति, एक असाध्य रोग झेल रहा व्यक्ति किस मनोदशा से गुजरता है, उसको मैंने अपनी जी, लेखनी से उतारने का प्रयास करा है। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी मेरा पसंदीदा धारावाहिक है। ओके। अच्छा, जितने आपने ये किरदार लिखे हैं, जितने भी अपने, उसमें से कौन-सा किरदार आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद है? अगर कहूँ तो मुझे अपनी कहानियों में से 2 किरदार बहुत पसंद हैं। एक तो कन्यादान विद्यादान में रीता जी का कैरेक्टर मैंने एक जीवंत करने की कोशिश करी अपनी लेखनी से। उसमें यही मैंने दिखाया कि अगर वास्तविकता में समाज में कोई प्रतिभा दिखाई देती है और अगर कोई जी, हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता करता है, तो वो प्रतिभा वाक़ई में सपने साकार करने के अलावा समाज को भी किस प्रकार लाभ पहुँचा सकती है। तो यही जी, कहानी का सार था। उसमें रीता जी ने एक अपने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका की लड़की के पढ़ाने में मदद करी और वो लड़की आगे जाके चिकित्सक बनी। तो मुझे एक तो जी, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है और दूसरा मेरा ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी में किरदार आरुष, वो जो असाध्य जी, रोग से पीड़ित है और उसे पता है कि उसको उसके जीवन के कम दिन बचे हैं। तो वो कैसे उस जी, स्थिति में और फिर बाद में वो सही भी हो जाता है, मतलब वो उस अपनी एक फ़िल्म डिटर्मिनेशन से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और उस समय उसके क्या मनोभाव होते हैं, वो ज़िंदगी में अपने करे हुए गलत बातों के लिए कैसे उसको सही करने का प्रयास करता है, यही मैंने दर्शाया है। बिल्कुल। नेहा शर्मा जी ने लिखा है, शुभ्रा जी हर सवाल का जवाब खुद ही है, उनका व्यवहार कुशल होना सबको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सब धन्यवाद इनसे नेहा जुड़े जी। हुए हैं। जी। तो दर्शकों, अगर आपके पास कोई सवाल है शुभ्रा जी से तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। हालाँकि शुभ्रा जी के जवाब खुद बहुत संतुष्टि देने वाले हैं और संपूर्ण हैं अपने आप में। शुभ्रा जी, आप तो बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, लेकिन आपके पसंदीदा लेखक या कवि कौन से हैं और उनकी कौन-सी रचना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? निसंदेह प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को पढ़ के ही जैसे कहते हैं ना बचपन से जो पढ़ा है वही सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है। तो इस समय जी, जो हिंदी सब्जेक्ट के रूप में था वो 10th तक था। तो अगर जी, मैं कहूँ कि मैंने बहुत साहित्यकार बचपन में पढ़े तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहानी पढ़ी थी ईदगाह, बहुत प्रभावित करी, नमक का दरोगा पढ़ी जो मेरे कोर्स में थी, मुझे बहुत प्रभावित करी। फिर मैंने उनके कलेक्शन को खरीदना शुरू करा। उस समय हमारे जी, टाइम पर जब मैं स्टूडेंट थी, तो बहुत ज़्यादा मीडिया सशक्त नहीं था या मुझे मोबाइल या ऐसा नहीं था कि पढ़ना बहुत आसानी से हो पाता था। हम लिमिटेड ही साहित्य खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे। तो मैंने उस समय जी, मानसरोवर एडिशंस प्रेमचंद के पढ़ने शुरू करे थे। तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अ, अनुभव था पढ़ना, उनकी कहानियों में डूबना, उस उन पात्रों के साथ जोड़ना स्वयं को। और इसी संदर्भ में कहूँगी कि मुझे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी झाँकी सबसे ज़्यादा प्रिय है। ओके, झाँकी कहानी उन्होंने एक मानवीय परिवेश के अंतर्गत लिखी है कि किस जी, प्रकार घर में कलह हो रही है, जी, पत्नी और माता लड़ रहे हैं, तो वो पुरुष जो है मतलब जो लेखक जो कहानी लिख रहा है, उसने जी, जी, उसको नरेट करा है, उसने कहा है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, वो समझाने का प्रयास करता है, नहीं कोई समझता। फिर उसके एक जी, मित्र आते हैं और उसको ले जाते हैं कि आओ मैं तुमको झांकी दिखा के लाता हूँ। तो वो जी, एक जगह जाते हुए कृष्ण कथा चल रही थी। उसको सुनते हुए पहले तो वो
ये देख के कहा कि देखो अमीर लोग होते हैं कितना अच्छा बंदोबस्त कर लेते हैं। वो एक सेठ जी का मंदिर था, तो पहले तो वो रत्न जी वगैरह को देख के कहता कि इतनी कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन केलकर जी थे वो कथा बाच रहे थे, तो उनको सुनते सुनते वो इतना अपने आप में खो गया कि उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाओं में अपने गलत बातें और उसको क्या अच्छा कराया सकता था सब परिदृष्टित होता गया, उसको दिखता गया। तो मतलब वो इतना जी खो गया भगवान कृष्ण जी के उसमें कि उसको फिर जीवन से कोई शिकायत नहीं रह गई। मतलब उसे समझ में आ गया कि जीवन का सार क्या है। तो ये मुझे कहानी वाकई में बहुत अच्छी लगी, झांकी। झांकी। मुंशी प्रेमचंद जी मेरे भी पसंदीदा लेखक है और उनकी नमक का दरोगा मेरी फेवरेट स्टोरी जी, है। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे नमक का दरोगा। वाकई में। जी। हाँ, उषा वाजपेयी जी ने आपको लिखा है खुश रहो बेटा, शुभ्रा जी बेटा खुश मम्मी। रहो। और जी। जी। नेहा शर्मा जी ने लिखा सही कहा शुभ्रा ने, बेहतरीन धारावाहिक था। हजार ख्वाहिशें भी ऐसी सभी के दिल के करीब रही है। और बहुत जी। सारे दर्शक आपको देख रहे हैं शुभ्रा जी। और कोई सवाल है अगर आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपकी एक मासिक पत्रिका है वनिता, वहां पे आपने जी। कुछ कहानियां लिखी है और उसमें से कुछ आपकी पुरस्कृत भी हुई है। वहां पे लिखना हाँ जी। कैसा, क्या अनुभव और वहां तक कैसे आप पहुंची, उसके विषय में कुछ हाँ हाँ जी। बताइए। वनिता इस कॉलेज टाइम से पढ़ रहे हैं हम। कॉलेज 25 साल जी हो गए वनिता को। और मैं कॉलेज जी में थी उस समय, मतलब प्रवेश किया था मैंने कॉलेज में। तो मेरी जी मम्मी बहुत पत्रिका, मतलब कहते हैं ना कुछ गुण बच्चों से जाते हैं, मेरे मम्मी पापा के ये गुण रहे हैं कि साहित्य से जुड़े रहे हैं। मम्मी को पढ़ना बहुत पसंद था, तो पत्रिकाएं मंगाया करती थी, जिसमें कि एक गृह शोभा और मनोरमा चलती थी पहले, मनोरमा हाँ हाँ, मैं पढ़ती और थी वनीता, मनोरमा, गृहलक्ष्मी, वनिता गृहशोभा। और सरिता। जी सरिता आया करती जी। थी, तो ये हाँ सरिता। बचपन से मैंने उनको मंगाते देखा था और मैं भी पढ़ा करती थी। तो वनिता जी मैंने घर से ही पढ़ना शुरू करा था। फिर अभी फिलहाल में जब मैंने पढ़ा, तो उसमें एक प्रतियोगिता के संदर्भ में देखा कि अगर आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है तो अपनी प्रविष्टि भेजिएगा। मैंने उसमें जी प्रविष्टि भेजी, उसमें अ, अधूरे प्रेम के ऊपर लिखा गया टॉपिक दिया जी था। तो उसमें मैंने कुछ जी। अधूरा सा कहानी भेजी थी, वो मेरी चौथे स्थान पर आई थी। उसके बाद अरे वाह। उनके ही एक संपादक की तरफ से मेरे कि आप अगर और कोई कहानी भेजना चाहें, तो मैंने अपनी 2-3 कहानियां और भेजी थी, तो उसमें से फिर मेरी एक कहानी फिर पुनः मेरी उसमें चयन करी जी गई, जी गेंदे के फूल। तो वो गेंदे के फूल काफी अच्छी लगी लोगों को, वह भी प्रकाशित हुई पत्रिका में। जी। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, पत्रिकाएं जी। बंद हो गई है, वरना एक समय था कि यही पत्रिकाएं महिलाओं के मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी ये कहानी है मेरे खड़ूस पति, हाँ इस पे जी। शायद कॉमिक्स भी बनी है, क्या है इस कहानी में और कैसे ये कॉमिक्स में आई है। हाँ जी, ये एक प्रतियोगिता थी प्रतिलिपि पर कलमकार सम्मान, उसके तहत मैंने जी परितक्ता लिखना शुरू करा था। और जी ये एक चांस की बात कहेंगे या लक की, कुछ ही अंक प्रकाशित होने के बाद ये पाठकों को बेहद ज्यादा पसंद आई। इसकी जो कहते हैं पाठक संख्या रेटिंग एकदम मेरी आशा से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी। और उसी जी दौरान ये मैंने शायद 15-20 ही इसके अंक प्रकाशित कर पाई थी। मुझे प्रतिलिपि से ही मतलब संपर्क करा, उन्होंने मुझ पे कॉल आया कि ये आपकी जी जो कहानी है इसको कॉमिक्स के लिए लिया जाता है। जबकि मैं जी उसी समय लिख रही थी, मैंने कहा भी था अभी मैं पूरा कर रही हूँ कि नहीं आप पूरा कर लीजिए इसे जितना चाहें आप, इसको कॉमिक्स के लिए। जी लेकिन कहानी तो मेरी थोड़ी गंभीर टोन में थी, लेकिन प्रतिलिपि ने जी उसको कॉमिकल वर्जन में कन्वर्ट करके उसको मेरे खड़ूस पति के रूप में उसे प्रेजेंट कर दिया, जो ऐप पर समय लगातार ट्रेंड कर रही है, जब से रिलीज हुई है वो लगातार जी। ट्रेंड ही कर रही है, टॉप 10 में लगातार बनी हुई है। तो मैं तो अरे वाह। प्रतिलिपि के लिए धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी कहानी को अपने कॉमिक्स सेक्शन में जगह दी। जी। एक सवाल आया है और मेरा अगला सवाल भी वही था कि चिकित्सक हैं आप और आपका एक अपनी फैमिली है, कैसे उसके बीच में लेखन का समय निकालती हैं। तो नेहा शर्मा जी का भी यही सवाल है कि शुभ्रा जी कर्म क्षेत्र में और परिवार और साहित्य के बीच में कैसे तालमेल बिठाती हैं और साहित्य को कैसे समय देती हैं आप। हाँ देखिए, जैसा कि अन्य घरों में होता है और ज्यादातर ज्यादातर घरों में यही होता होगा, मेरी प्राथमिकता परिवार ही है। परिवार जी से समय बचता है फिर कुछ हो पाता है, चाहे वो मेरा कर्म क्षेत्र हो या फिर मेरे जी लेखन हो या फिर और कोई मनोरंजन का हो। पहले मेरी जी प्राथमिकता अपने परिवार के लिए रहती है। और जी उसके बाद जो मेरा एक कहना चाहिए
एक मी टाइम कहते हैं, एक जो फ्री टाइम होता है जिसमें कि कोई सोना पसंद करता है, कोई रिलैक्स करना पसंद करता है, टीवी देखना पसंद करता है, उस समय मुझे लेखन करना पसंद करता है। ये मेरे लिए मोस्ट एंटरटेनिंग मीडिया है लिखना मेरे लिए। थकी होंगी और अगर मैंने एक पैराग्राफ भी अपनी कहानी का लिख लिया तो मुझे बहुत जी रिलैक्सेशन मिलता है उस बात से। तो मैं जी छोटे छोटे पोर्शन में लिखती हूँ, और जब मुझे लगता है कि एक प्रॉपर पोर्शन हो गया तो उसे मैं फिर पब्लिश करती हूँ। बाकी और जी कहीं भी लिखना हो, जैसे मैंने और ऐप पर लिखती हूँ या किताबों में लिखना हो, तो वो भी वही तरीका है कि जो मेरे पास समय खाली होता है, खाली से मेरा है पारिवारिक जिम्मेदारी के बाद और मेरे कर्म क्षेत्र के बाद, जो मुझे एक आराम करने का समय होता है, वो मेरा एंटरटेनिंग मीडिया मेरा लेखन है। मैं उस समय को इस्तेमाल करती हूँ। आपके इस जवाब से मुझे भी प्रेरणा मिली है। एक्चुअली में मैं भी लिखती हूँ, समय नहीं मिल पाता, लेकिन जो आपने बोला ना कि खाली समय में छोटा-छोटा पोर्शन लिखना है, तो जी बिल्कुल इससे मैं भी थोड़ा-सा प्रभावित हुई हूँ और कोशिश करूँगी कि अपने लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ। और जी। बहुत सारे लेखक या जो भी सुन रहे होंगे वो आपकी इस बात से ज़रूर प्रेरणा पाएँगे। शुभ्रा जी, बहुत अच्छा आपने देखिए, जवाब दिया है। लगातार हम नहीं लिख सकते, लगातार नहीं लिख सकते, तो हम अगर हम पे समय कम है तो हम थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, बस वही मेरा एक बिल्कुल, तरीका रहता है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि नेहा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपकी कुछ कहानियाँ कुकू एफएम पर हैं, कुछ प्रतिलिपि एफएम पर हैं। कौन-सी कहानियाँ हैं? कैसे इसके विषय में बताइए कुछ? मेरी कोको एफएम पर तो तब से कहानी है, कन्यादान विद्यादान धारावाहिक चल रहा है। जब मैंने ये जी, लिखना शुरू करा था तभी कुकू ने मतलब से मेरा एग्रीमेंट हो गया था इसके लिए। जी, और बाकी मैंने प्रतिलिपि एफएम पर 5 दिए हुए हैं अपने सीरियल, जिसमें से अभी 3 प्रकाशित हो रहे हैं और 2 पर काम होना बाकी है। तो जी, उन्होंने खुद से ही संपर्क करा था मेरे धारावाहिक होने के बाद। ये मेरा एक सौभाग्य है कि प्रतिलिपि को काम अच्छा लगता है तो वो उसको चयन कर लेते हैं। तो 3 जी, धारावाहिक फिलहाल में मेरे चल रहे हैं, दिल से, और ये प्यार नहीं तो क्या है, और परतकता। परतकता को उन्होंने एफएम पे प्रीमियम सेक्शन में रखा हुआ है। तो जी, सही सही परफॉर्म कर रहा है वहां पर। और 2 और हैं, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी और यू आर माई जी, डेस्टिनी, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस पर भी प्रतिलिपि जल्दी वर्क करेगी। जी। नेहा जी थैंक यू। आपने लिखा मेरे लिए कि साक्षात्कार बेहद शानदार है। शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी सो मच नेहा जी। आपकी एक परिवर्तन शीर्षक से कोई साझा पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके विषय में कुछ बताइए हमको? हाँ जी, एक फेसबुक पर ही, सोशल मीडिया फेसबुक पर एक हिंदी साहित्य के नए प्रतिमान करके पेज है। उसमें साहित्यकारों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी, परिवर्तन। तो उसमें जी, मैंने कहानी दी थी, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी देनी थी, लिमिटेड 500 वर्ड्स की। तो उसमें मैंने जी, परिवर्तन, एक टॉपिक था, उस पर अपनी कहानी लिखनी थी। तो मैंने उसमें जी, कहानी, उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था बाई चांस, और उस समय मैंने कोरोना के मद्देनजर ही 500 शब्दों की कहानी लिखी थी। और जी, उसमें सौभाग्य से वो कहानी मेरी उसमें प्रथम आई थी। तो उसमें जो ओह! है उन्होंने साझा संग्रह करा था। उसका मेरे पास बुक तैयार भी है, मेरे पास प्रिंटेड बुक है। जी, उसमें उसमें मेरी कहानी बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म में है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि एक मुझे उसमें लिखने का मौका मिला। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि प्रथम पुरस्कार मिला, अभी बोला कि वनिता में भी आपको पुरस्कार मिला। आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जितना मुझे ज्ञात है। प्रतिलिपि ऐप पर भी आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। बहुत खुशी मिलती है जब हमारे लेखन का पुरस्कार मिलता है आपको इनाम स्वरूप। जी। दर्शकों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो उसके विषय में कुछ बताइए कितने पुरस्कार आपको अब तक मिले? बहुत सारे। नहीं, पुरस्कार तो काफ़ी, मतलब अब इनको अगर पुरस्कारों में गिना जाए तो आप मान सकते हैं कि प्रतिलिपि पे जितनी भी प्रतियोगिता होती है, अगर 10 होती हैं, तो मोस्टली 3 या 4, अगर मैं सोचूँगी, अगर मैंने 10 में पार्टिसिपेट करा है तो 3-4 में मैं कहीं न कहीं अपना स्थान बनाने में शुरू से सफल रही हूँ कि हाँ, मुझे उसमें कहीं न कहीं मिल जाए। और रही बात ये ऐप वगैरह पर, तो स्टोरी मिरर से भी मैं जब भी कहानी कॉम्पिटिशन में भेजी है जो है, तो उसमें भी कई बार मेरी कहानी का चयन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मुझे पुरस्कार मिलने की खुशी नहीं मिलती, मुझे मिलती है सबसे ज़्यादा खुशी नि प्रतियोगिता की तारीख तक अपनी एंट्री भेज पाने की। जैसे अगर मान लिया डेट है कि अगर मुझे 15 तारीख तक ये अपना प्रविष्टि देनी है और वो मुझे उतने जी, भाग का लिख के देना है, जैसे सपोज़ 50 पार्ट्स का कोई धारावाहिक देना है।
तो जी, जितना मुझे रिजल्ट आने की खुशी नहीं मिलती है, उसमें अपना स्थान दे के खुशी नहीं मिलती है, उससे ज्यादा इस बात की मिलती है कि मैंने नियत समय तक अपनी प्रविष्टि दे पाई, मतलब मुझे उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी मिलती है। और उसके बाद जब मैं जी, अंतिम उसका भाग प्रकाशित करती हूँ और जो मुझे अपने पाठकों का एप्रिसिएशन मिलता है, वही एक सबसे बड़ा पुरस्कार है मुझे। इतने मुझे कमेंट्स, मुझे इनबॉक्स में, मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे कि मतलब लेखन सफल हो गया। जितना सफल हो प्यार गया। मिलता है मुझे अपने पाठकों का, जितना मेरी कहानी को पसंद करते हैं, सराहते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो मुझ पे अपना कीमती समय देते हैं। देखिए आजकल सबसे अगर ज्यादा कुछ कीमती है तो वो है समय, जो किसी के पास अवेलेबल ही नहीं होता। तो अगर कोई जी, देता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर समय दे दिया, इससे बड़ा और कोई क्या देगा। तो वही सबसे बड़ा बिल्कुल। पुरस्कार लगता है, पाठकों का हाँ, समय और एक उनका लेखक प्यार। के लिए एक समीक्षा ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभ्रा जी। एक जी कमेंट्स आते हैं जब आपकी स्टोरी पे, तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि बस जी अब हमने दुनिया फतह कर ली। जी 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 एक प्रश्न है आपसे, साहित्य से हटकर आपके कर्म क्षेत्र पर, यानी आपकी चिकित्सा सेवा पर। एक आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, और जो कोविड काल अभी बीता है उसमें आयुर्वेदिक ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या कह सकती जी हैं जी आप इस जी। विषय पे? देखिए ये तो अभी अभी किसी से छिपा ही नहीं, पिछला जो समय था कि आयुर्वेद का क्या महत्व रहा है। शायद ही जी, कोई घर होगा जिसने काढ़े का सेवन ना करा हो, या जिसने जी, तुलसा जी है, या काली मिर्च, अगर कुछ भी नहीं कर पाया तो काली मिर्च है, तुलसा जी है, दालचीनी है, इसको इसका चूर्ण बनाकर उसका सेवन नहीं किया हो। अगर वो आयुर्वेदिक औषधि नहीं भी ले पाया तो वो घरेलू नुस्खे से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के विषय में सोचा है। जी, योगा करना चाहे, आप देखिए ये जितने भी आए कि आप इतनी देर सांस को होल्ड करिए जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़े। तो ये सब एक योगा प्राणायाम, ये सब आयुर्वेद का ही अंग रहा है। हम लोगों को जो हमारा सेकंड प्रोफेशनल शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले हमें योगा ही पढ़ाना शुरू करा गया था। तो ये जी, भी जी, कहीं ना कहीं आयुर्वेद का ही अंग है, जिसे लोगों ने अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा। और ये मैं तो समझती हूँ कि शायद कोविड काल था, इससे लोगों को आयुर्वेद का भी महत्व समझ में आ गया कि केवल जी, यही नहीं है कि हम एलोपैथी की तरफ ही भागे, या हमेशा ये सोचे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले लें उसके बाद ही हम हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर हम दैनिक जी, जीवन में भी अपने जो एक आपको बताएं, हल्दी, टर्मरिक, वो एक बड़ी अच्छी मेडिसिन मानी गई इस कोरोना टाइम में। बल्कि बहुत जी, से लोगों ने टर्मरिक कैप्सूल्स भी यूज करे। तो ये क्या है, ये घर में ही अवेलेबल है, ये आयुर्वेद का ही अंग है। तो कोरोना ने बहुत लोगों को आयुर्वेद के करीब ला दिया, उससे रिश्ता जी, बना दिया आयुर्वेद से लोगों का। जी। नेहा शर्मा जी ने लिखा, आयुर्वेद के जो महत्व को समझता है, उस पर विश्वास करता है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा नेहा जी। और जी शुभ्रा जी, वापस कोविड आ रहा है इस समय, और कोविड टाइम पे चिकित्सक जो थे, जो भी थे, उनको एक सैल्यूट करने का करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे देश को सुरक्षित हमारी आर्मी करती है, वैसे देश के अंदर के हमारे मरीजों को, जो उस समय घर परिवार छोड़कर चिकित्सकों ने अपनी भूमिका निभाई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और फिर से कोविड आ रहा है, और फिर से चिकित्सक अपनी ड्यूटी के लिए तैयार है। आपने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोविड के दौरान? क्या अनुभव रहे आपके? देखिए जैसे विगत वर्ष में सभी लोगों को जीवन के नए नए मूल्य पता चले, वैसे ही जी, चिकित्सकों ने स्वास्थ्य पर आए इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्य को पहचाना, अपनी सजगता को जी, पहचाना, और उनके कर्तव्य पालन किसी से छुपा भी नहीं है चिकित्सकों का। बिल्कुल। और जब अभी सभी इसी में जुटे हुए थे, तो मेरा जो है व्यक्तिगत जीवन भी इस चीज से कैसा अछूता रहता। जी, कटु अनुभव भी रहे मुझे, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो अ, इस स्वास्थ्य सेवा में ही रत हैं, और इस समय सुपर वैक्सीन सुपरवाइजर के रूप में भी वर्क कर रहे थे, और अब भी इसी जी, में लगे हुए हैं। तो जी, उनका घर से जाना 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, और उस दौरान हमें हमेशा भय बना रहना कि अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट फेज जब आई थी तो एक बड़ा डरावना सा फेज था उस समय, जी, कि ये किस करवट बैठेगा, कितनी कैजुअलिटी होंगी, कितने लोग जी, अफेक्ट होंगे, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ जी, तक कि यहाँ पे भी तैनात होने के बावजूद भी जब सारे चिकित्सकों को होटल में रखा गया था, लेकिन मेरे जो है पतिदेव घर पे ही नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड घर ही नहीं आए थे।
उन्हें यही रहा कि कहीं और कोई इन्फेक्ट ना हो जाए, किसी जी मैं संक्रमण घर ना ले जाऊं। तो एक जी थोड़ा भय का समय रहा, लेकिन कभी कभी खुशी भी लगती है कि हाँ, अगर समाज में हम कोई अपना योगदान दे पाते हैं इसी रूप में ही सही, तो ये बहुत बढ़िया अपने आप में मन को खुशी देती है ये सब बातें। बिल्कुल। एक चिकित्सक को बहुत बड़ा सैल्यूट, क्योंकि उस समय उसने एक ऐसी आर्मी की भूमिका निभाई जिस समय देश के घर घर में ये कोविड ने अपने पैर पसारे थे। शुभ्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोविड एक बार फिर अपने पैर पसारा है, सबको पता है, लेकिन आप एक चिकित्सक के नाते क्या कहना चाहेंगे कि दर्शकों से कि हम किस चीज का पालन करें जिससे कि हम इससे बच सके? देखिए, ये जो वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी क्लियर नहीं है, मतलब ये भी नहीं पता है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। इवन कफिंग और जो फीवर है वो भी नहीं बता रहे हैं इसमें कि इसमें ये मेन सिम्टम होंगे। कोई कह रहा है, मतलब कोई ज्यादा इसको अभी रिसर्च चल रहा है, कुछ इसके लिए क्लियर नहीं है। कह रहे हैं ज्यादा ये जी संक्रामक है, इन्फेक्शियस है। हो सकता है बॉडी एक ज्यादा हो, इसमें कमर से नीचे दर्द ज्यादा हो, कंधों में दर्द ज्यादा हो, यहाँ जी तक कि भूख भी कम हो सकती है। तो जी फिलहाल जो हम पे अपना एक बचाव का तरीका है, ज्यादातर आप देखिए ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड तो हो ही चुकी है। बाकी हम उसी तरह से मास्क का प्रयोग करें जैसे कि करते आए थे, और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जितना जरूरत हो सके उतना ही सोशल गैदरिंग करें, और जी बचें, मतलब थोड़ा एक सामूहिक इवेंट करने से। वैसे तो ये बिल्कुल। चीजें जब तक विकराल रूप नहीं ले लेती हैं उस तब तक सजगता नहीं आती है, लेकिन फिर भी जी पुरानी स्थिति को देखते हुए कम से कम मास्क का प्रयोग और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ये वापस सुनाई दे रहा है कि आ रहा है, और देश में भी हमारे कोविड ने एंट्री मार दी है दोबारा। तो हमारे जी दर्शकों को चाहिए कि हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाएँ और मास्क का प्रयोग करें। और एक दर्शक है श्वेता खरे जी, जिन्होंने आपके लिए लिखा है कि आप बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखती हैं। आम जी लोगों के जीवन की समस्या की उठाती हुई कहानियाँ जो दिल को छू जाती है। साहित्य और चिकित्सा का अनूठा संगम है। सरल सहज हृदय शुभ्रा दी को मेरा सादर नमन। मेरा भी श्वेता खरे जी ने आपके लिए श्वेता कमेंट्स जी को लिखा है। मेरा भी नमस्कार, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरे अपना बहुमूल्य समय मेरी कहानियों पर देती है। जी, और साथ में दामिनी जी ने भी आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं। शुभ्रा जी, आप चिकित्सक हैं, आप एक साहित्यकार हैं। परिवार आपको इसमें किस तरह से सहयोग करता है और आप किस तरह से परिवार के लिए समय निकालती हैं? अब मैं फिर वही अपने मूल प्रश्न पर, आपने जो पहले पूछा था उस पर ही आती हूँ। मेरा सारा समय परिवार के लिए ही है, उसमें से मैं जी लेखन के लिए समय निकालती हूँ। फैमिली जी फर्स्ट देन अदर थिंग्स, कि मैं ओके परिवार के समय से अपने लिए लेखन के लिए समय चुराती हूँ। जहां तक ओके परिवार के सहयोग की बात है, तो बहुत असहयोगात्मक भी रवैया नहीं है, तो सहयोगात्मक भी नहीं मिलता एक असामान्य गृहिणी की तरह। क्योंकि फिर जी वही है कि हम पहले अपनी दैनिक जरूरतों जरूरतों को को पूरा करते हुए करते हैं। अपने कर्म को कर लें, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरे मैं फिलहाल जो है न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, ससुराल के साथ न रह के मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे, बेटा भी अब बाहर जा चुका है। तो ऐसा नहीं जी है कि मेरे लिए कोई बहुत बंदिश लगाता हो लिखने के लिए। ये मेरा ही अपना मन का बंदिश है कि पहले मैं परिवार को देखूं, उसके बाद जो लेखन को करूं। लेकिन जी सकारात्मक ये, मेरे घर में ऐसा मुझे कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा लेखन में समय लगाती हूँ तो जी निश्चित रूप से मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए सबको इस पे आपत्ति जी रहती है कि इतना समय ना लगाओ। जी शुभ्रा जी, ये बताइए कि वैसे तो आपने बोला कि आपको लेखन का शौक है। लेखन के अलावा, चिकित्सा के अलावा, फैमिली के अलावा अगर खाली समय मिलेगा तो आप अपनी कौन-सी हॉबीज को पूरा करना चाहेंगी? जी जी जी। देखिए, एक तो मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छी, तरह तरह के प्लांट्स लगाना, फ्लावर्स को देखना, उसको जब जी, उसकी डेवलपमेंट को, कि वो आज एक कली है, कल वो थोड़ा खिला, फिर वो पूरा खिल गया, तो एक फ्लावर का डेवलपमेंट या अपने प्लांट को जी, बढ़ते हुए देखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मुझे जी, म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है। मैं जी, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती हूँ, मुझे अपना सिंथेसाइजर प्ले करना अच्छा लगता है। अभी फिलहाल बहुत जी, कम हो गया है, लेकिन एक समय मैं अपने खाली टाइम में, जब इतने मीडिया इतना नहीं हुआ करता था, हम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था, हम पे सोशल मीडिया कनेक्टेड नहीं थे, उस समय मैं अपना खाली समय सिंथेसाइजर प्ले करके निकाला करती थी, ये म्यूजिक सुनकर। ये मेरी जी, विशेष प्रेम रहा है म्यूजिक से। जी।
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो आपकी रचनाएँ पढ़ना चाहते हैं, तो कहाँ पे, किस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ सकते हैं? मैं बेसिकली स्टोरी मिरर पे लिखा है मैंने, प्रतिलिपि पर लिखा है, और अभी हार्ड कॉपी कहूँ तो अभी एज़ सच मेरी कोई नहीं आई है। केवल जी, छोटे-छोटे अगर आप देखें लघु कथाएँ वगैरह अगर इधर-उधर मिल जाती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ उपन्यास मैंने अगर किसी नोवेल फॉर्म में निकाला है, तो ऐसा मेरे साथ अभी अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हुआ है। मैं इसमें प्रयासरत भी हूँ कि मैं अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करा सकूँ। लेकिन अगर मुझे कोई जी। नियमित पढ़ना चाहता है, तो वो मुझे प्रतिलिपि पर फ़ॉलो करके मेरे प्रोफ़ाइल पर जाके मेरे सारे धारावाहिक, मेरी रचनाओं को, कविताओं को, लेखों को मुझे पढ़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आप प्रतिलिपि ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर शुभ्रा वार्ष्णेय के नाम से इनकी प्रोफ़ाइल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आप इनकी रचनाएँ, उनके उपन्यास, इनकी कविताएँ और बहुत सारे लेख भी आपने लिखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारा आनंद उठा सकते हैं। शुक्ला जी, जो हमारे आज के युवा लेखक हैं या जो नए लेखक हैं, जो लेखन में अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, यूँ कह दें कि इनको कोई शौक है, क्या आप उन्हें टिप्स देंगी कि वो अपने लेखन को अच्छे से अपनी प्रतिभा को निखारें? देखिए, सबसे पहले मैं देखती हूँ, मैं प्रतिलिपि पे भी लिखती हूँ, मुझे हर दूसरे दिन कोई न कोई एक युवा, एक नवोदय या एक नया लेखक या लेखिका मेरे पास अपना लिंक भेजता है शेयर करने के लिए या उसे पढ़ने के लिए। तो मैं देखती हूँ कुछ लोगों में एक नए लेखकों में थोड़ी जल्दीबाज़ी रहती है, थोड़ा कि हमें ज़्यादा लोग पढ़ें या हमें ज़्यादा जल्दी प्रसिद्धि मिले। लेकिन मेरा सबसे पहला कहना ये है, धैर्य बनाए रखिए और अगर अच्छा लिखना है तो पहले पढ़ना सीखिए। लिखने से पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप लिख पाएँगे। आप जितना जीवन की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, अपने आस-पास क्या-क्या घटित हो रहा है, उस बातों को अपने शब्दों में ढालना चाहेंगे, तभी आप बढ़िया लिख पाएँगे। सबसे पहले शब्दों को बुनिए, इधर-उधर की परिस्थितियों को जानकर उसे वस्तुस्थिति को अपनी कलम में लाइए, खूब पढ़िए, उसके बाद लिखने बैठिए। खूब पढ़ने के बाद ही जितना आप अच्छा पढ़ेंगे, मतलब आप अगर गुड रीडर हैं, तभी आप एक गुड राइटर बन पाएँ। बिल्कुल सही बात कहा, एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक भी होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने शुभ्रा जी यहाँ बताई है और शुभ्रा जी, एक सवाल मेरे मन में अचानक से आ गया कि बहुत सारे जो नए लेखक आ रहे हैं, आजकल केवल प्रेम कथाएँ, रोमांटिक कथाएँ लिखने से ही वो बहुत हिट हो रहे हैं। मैंने प्रतिलिपि पे भी देखा कि जिन्होंने थोड़ा-सा रोमांस भर दिया, कहानियाँ हिट हो गई, जिनको आस-पास की जी। सामाजिक चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। क्या ऐसा साहित्य लंबे समय तक टिकता है? देखिए, ये तो एक विवाद का थोड़ा विषय है क्योंकि आजकल आप देखिए एक ट्रेंड ही ये हो गया है, चाहे हम उसे लेखन में देखें या फिर उसको अ, न टीवी पर देखें या हम सिनेमा में देखें। लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट का नज़रिया अलग तरीके का है। वो जी। चाहते हैं कि एक अच्छी कहानी अगर मिले तो उसको हम अलग-अलग रूप में देखें, मतलब बहुत कुछ अवेलेबल है आज के समय में सोशल मीडिया जी। पर। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको इस तरह की प्रेम कहानियाँ या इस तरीके का साहित्य कुछ समय के लिए तो कामयाबी दिला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपकी कलम को इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको लंबे समय तक अगर आपको बने रहना है, तो आपको अपनी भाषा को, अपनी ग्रामर को और अच्छी विषय वस्तु को, मेन बात ये है केवल लोगों की होड़-चाल में ये देखकर जैसे मैं देखती हूँ कई सारे नवोदय लेखक हैं, वो सिर्फ़ प्रेम कहानियाँ लिख रहे हैं, वो उस तरह की प्रेम कहानी लिख रहे हैं जैसे कि एक सीरियल चलता है, तो उसको थोड़ा थाम कर पहले ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी कलम की संतुष्टि किस बात में है। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जैसे कहते हैं ना कि एक टाइप का ही ट्रेंड चलता चला रहा है उसको चलें। तो अगर आपको सच में लेखक बनना है, अगर आप चाहते हैं एक ऑथर बनना चाहते हैं, आप दिल से लेखक बनना चाहती हैं, तो थोड़ा उन प्रेम कहानियों से लीक से हटकर आपको समाज की घटनाओं को भी सामाजिक घटना को हर चीज़ देखिए चमकती चीज़ नहीं होती। जैसे कहते हैं ना प्रेम कहानियों में जो एक चल रहा है ट्रेंड कि वो एक बढ़िया ही बढ़िया दिखता है, तो ज़िंदगी के पहलुओं को भी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी है, जहाँ अगर अमीरी है वहाँ गरीबी है, तो सब तरफ आप अपनी कलम चलाइए, आप खुद खुशी महसूस करेंगे
कि आपको दिल से अच्छा लगेगा कि आपने वाइड स्पेक्ट्रम लेखन करा, कोई एक ही तरफ नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जो दिख रहा है आप लिख रहे हैं, हो सकता है उसको आपको कुछ देर के लिए सफलता मिले, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं होती। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने शुभ्रा जी, और थैंक यू नेहा जी, आपने पूछ बहुत अच्छे प्रश्न के लिए मुझे शुभकामनाएँ दी हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर, इस चैनल पर ये आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे चैनल से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लेखकों के लिए समय देते हैं, उनका परिचय कराने के लिए, उनकी साहित्यिक जर्नी को दिखाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत सुंदर प्रयास है और मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करती हूँ। आज के समय में आप देखिए, एक सामान्य सी बात है कि कोई फिल्म भी देखने जाता है, तो एक जो उसका फर्स्ट विजन होता है वो उसके एक्टर्स पर होता है। उसके बाद अगर वो सेकंड देखेगा तो म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर को देखेगा, थर्ड अगर वो देखेगा डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को देखेगा, बाद में उसका ध्यान ऑथर या राइटर पर आता है कि इसको एक्चुअली इस प्लॉट को खड़ा किसने करा है। ये एक राइटर जी, का वर्क होता है। अगर राइटर प्लॉट ही ना देगा तो वो फिल्म बनेगी कैसे, या वो सीरियल कैसे बिल्कुल, बनेगा, या वो स्टोरी कैसे बनेगी। तो ये आपका बहुत बड़ा प्रयास है, आप लेखकों को ला रही हैं और उनका सबसे परिचय करा रही हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की बिल्कुल। पात्रा हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शुभ्रा जी। और हमारे चैनल पर आकर आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके जवाब इतने अच्छे हैं और हर जवाब में कुछ न कुछ प्रेरणा छुपी हुई है। जी अ, बहुत-बहुत धन्यवाद। और शुभ्रा जी, आज तो हम आपको एक साहित्यकार के रूप में लाए हैं। भविष्य में हम आपको एक चिकित्सक के रूप में अपने चैनल पर लाएँगे, ताकि वो आप चिकित्सा संबंधी बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि आने वाले बिल्कुल समय में चिकित्सा की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, जो समय आ रहा है। तो फिर से थोड़ा-सा कीमती समय निकाल कर हमें, हमारे दर्शकों को बिल्कुल आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में अवश्य बताइएगा। जी। बहुत-बहुत बस मैं अपने सभी पाठकों को, अपने मित्रों को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि ये निश्चित है, जो जी खोल कर हंसता है वो लंबा जीता है। जो खूब खुल के जी, हंसता है, खुश रहता है, तो क्यों ना हम हंसें। और वह भी मुफ्त मिल रही है, कोई मोल की तो है नहीं है हंसी खुश रहना। और ऐसा नहीं है कि डर और निराशा किसी के जीवन में नहीं आती, लेकिन एक संतुलित व्यक्ति वही है जो स्वयं को प्रसन्न रखता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं खुद ही वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो दूसरे को भी अगर खुशी दे पाता है, चाहे मैं कार्य करती हूँ, अगर लेखन के माध्यम से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है। अब मानती हूँ कि खुश रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है कि आप खुश हैं, लेकिन हाँ, एक शक्ति जरूर जागृत हो जाती है उस समस्या से का समाधान सोच पाने की। अगर आप खुश होंगे तो किसी भी समस्या को सोच पाने की कि हम उसका समाधान क्या हो, अच्छी तरह से करेंगे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं सकारात्मक लेखन करूं और उसको अपने दर्शकों को या अपने पाठकों को एक अच्छी प्रेरणास्पद या कोई मन को खुश करने वाली बात कहूं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि मेरी कहानियों से जुड़े रहिए और खुश रहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका शुभ्रा जी, कि आपने अपने समय में से कीमती समय निकाला और हमारे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। तो दर्शकों, अगर आप शुभ्रा जी को पढ़ना चाहते हैं, इनके विषय में जानना चाहते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखनी हैं, तो आप प्रतिलिपि ऐप पर आप जाकर डॉक्टर शुभ्रा वार्ष्णेय के नाम से एक प्रोफ़ाइल खोल सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, और आप इनकी प्रोफ़ाइल पर जाकर आप इनकी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। और आपसे फिर से अनुरोध है कि आप सब मास्क लगाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हाथ धोना ज़रूर हाथ धोएँ। अपनी पुरानी आदतों को वापस लेकर आएँ, क्योंकि आने वाला समय हो सकता हो और ज़्यादा खतरनाक हो। तो इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए मास्क ज़रूर लगाएँ। और अब हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे मिलेंगे, चाहिए अपना राशिफल कार्यक्रम में, और बहुत जल्द हम और युवा साहित्यकारों को अपने इस मंच पर लाएँगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।